हेलो गाइस, मैं सिर्फ विवेक देशपांडे और हम पीडी एजुकेशन औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं BCK एंड इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है गाइस वो। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने देखा क्या था लास्ट इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन देखा था गाइस कि BCK मतलब है क्या। उसके बाद हमने एक असाइनमेंट किया था जिसमें वो हमने पिक्चर लेके उसमें जितने भी BCK के डोमेन्स हैं अलग अलग उस हिसाब से उसको बांटा भी था। आगे हमने वो डोमेन किस हिसाब से BCK में स्पेसिफाइड है और कहाँ कहाँ पे BCK कितना वास्ट रोल प्ले कर रहा है गाइस करंट सिनारियो में, वो हमने देखा था। नेक्स्ट हम BCK किस प्रकार से मल्टीडिसिप्लिनरी है फ़िलहाल में, उसमें कौन से डिसिप्लिन आते हैं गाइस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ऑपरेशन, HR हो गया, लॉ, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये सारी चीज़ें हमने उस टाइम देखी थी। नेक्स्ट हम BCK किस प्रकार से आगे एक्सपैंड होते जा रहा है वो हमने देखा। हमारे CA के प्रोफेशन में गाइस BCK किस हिसाब से रोल प्ले करने वाला है, उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था 5W1H वाला वो भी हमने देखा था। उसके बाद अगर हमें BCK का नॉलेज इन्हांस करना है तो हमें कौन से न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन या फिर चैनल्स देखनी चाहिए, वो भी हमने एग्जाम्पल थ्रू देखा था। नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ऐसे दो प्रकार के एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, वो हमने देखे थे। वो उसके भी हमने प्रैक्टिकली एग्जांपल देखे थे कौन से आ रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी के और बहुत सारे जो पहलू है वो भी हमने देखे थे गाइस डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद हमने देखा था बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी किस हिसाब से रोल प्ले कर रहा है हमारे लाइफ में। उसके बाद गाइस हमने डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन देखा था, जिसमें हमने खास करके एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन ये दो पॉइंट्स गाइस कवर किए थे। गाइस ये तो था हमारे पहले लेक्चर का रिकैप। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। उसका फर्स्ट पॉइंट है गाइस डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। गाइस ये तीनों भी हम जिस टाइम CA बन जाएंगे गाइस हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। एक तो हम हमारा बिजनेस ओपन कर सकते हैं, बराबर है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को जॉब देंगे गाइस। सेकंड है प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें गाइस। हमें ये चीज़ मालूम है 101% कि CA बनने के बाद बिज़नेस से रिलेटेड, रादर लॉ से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें, और ये BC के थ्रू हमें बिज़नेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मालूम हो ही जाती है। मतलब क्या कि हम कभी भी अगर CA बनने के बाद एम्प्लॉयमेंट इस स्ट्रीम में चले गए, मीन्स हम किसी के अंडर जॉब वगैरह कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो हमारा डिसीजन मेकिंग इस प्रकार से रहेगा कि जिसके वजह से वो इंडस्ट्री सर्वाइव होने वाली है, रादर फ्लरिश होने वाली है आगे जाके। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हम किसी और की इंडस्ट्री में जाके उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो क्यों ना हम हमारा ही बिज़नेस इस्टेब्लिश कर दे, क्योंकि हमारा नॉलेज फिर उस टाइम हमारे खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बराबर है। कोई डिसीजन गलत हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हम साउंड, हमारे नॉलेज वाइज साउंड है, बराबर है। इसलिए बिज़नेस डिसीजन क्यों ना हम दूसरों के लेने के सिवा हम खुद के लिए लें, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है गाइस। मैंने कहीं पे एक कहावत सुनी थी, रादर एक जोक है 2 सेकंड का ही। देखिए उसमें क्या बताया गया था कि एक एंटरप्रेन्योर रहता है और उसका एम्प्लॉय, वो एंटरप्रेन्योर उसके कार में आता है, नई पोर्श परचेस की वाली रहती है उसने। सो ही जस्ट पार्क दैट कार इनटू हिज पार्किंग लॉट, वहाँ पे ही वो एम्प्लॉय खड़ा रहता है। तो एम्प्लॉय पूछता है कि सर आपने नई कार परचेस की, वाओ दैट्स अमेजिंग, मुझे भी ऐसी कार चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो वो एम्प्लॉयर बोलता है कि देखो अगर तुम्हें अब कार पसंद आई तो एक काम करो, तुम ऐसे ही अगले साल बहुत मेहनत से काम करना, बहुत ज़्यादा डे टू डेली बेसिस पे जितना भी आपका टारगेट है वो मीट करना, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा के देना, तो नेक्स्ट ईयर मैं मीन्स एम्प्लॉयर मैं खुद और एक ऐसी कार परचेज़ करूँगा। ये एग्जांपल से ही हमें समझ में आ जाता है कि दूसरों के नॉलेज के हिसाब से, दूसरों के नॉलेज के ऊपर, दूसरों की मेहनत के ऊपर कैसे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स खुद का एम्पायर खड़ा कर देते गाइस। ओके, ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट स्किल्स है, जिससे जमे उसे ही जमता है। बट बिज़नेस ये CA बनने के बाद करने वाले बहुत रेयर लोग हैं, बट जितने भी है टच वुड, बट वो सारे के सारे गाइस सक्सेसफुल है।
तो आइए देखते हैं इन तीनों में भी डिफरेंस क्या क्या है। नंबर 1 गाइस, मीनिंग। बिजनेस में है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। गाइस जितना भी स्पेक्ट्रम है, ओके, जितना भी एरिया है गाइस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ जिसमें इंडस्ट्री आते हैं, ट्रेड आते हैं और कॉमर्स, वो सारा हमारे बिजनेस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा। सेकेंड है प्रोफेशन, independent rendering of services of specialized nature based on prescribed qualification under the aegis of a professional body that also prescribe a code of conduct. Obviously guys, without code of conduct तो कुछ भी नहीं होना आजकल। CA अगर आप बन गए उसके बाद भी हमें कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, ये तभी अपने को प्रोफेशनल लोग बोलने वाले हैं। सो कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन रहता है इसके लिए, प्रोफेशनल बॉडी रहती है जो आपको रिकग्निशन देगी, उसके बाद ही आप प्रोफेशन आपका रन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, जैसे कि अपना लॉयर हो गया या फिर CA CS CMA, तीनों तो अपने को मालूम ही है गाइस। ठीक है, ये तो प्रोफेशन है। सो ये प्रोफेशनल गाइस बॉडीज़ थ्रू बनेगा, इसका प्रिस्क्राइब्ड एक क्वालिफिकेशन रहेगा। थर्ड गाइस, ये प्रॉपरली रन होने के लिए आपको कोड ऑफ कंडक्ट रहता ही है। नेक्स्ट है गाइस एम्प्लॉयमेंट, rendering of services under a contract of employment for wages or salaries, also called wage employment। सिंपल सी बात है गाइस, एम्प्लॉयर ने किसी XYZ पर्सन को थ्रू इंटरव्यू या फिर थ्रू कोई एजेंसी अगर हायर किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ हीज़ वर्क एंड एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या, तो एक तो उसे रेम्यूनरेशन, वेजेस या फिर सैलरी मिलेगी। समझ रहा है? तो वो हो गया गाइस हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पर्टिकुलर टास्क देता है ऑन रिपीटेटिव बेसिस फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम गाइस एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और उसके बदले में जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम कहेंगे वेजेस या फिर सैलरी। क्लियर है गाइस? बिजनेस जिसमें कि इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स इंक्लूड हो जाता है। प्रोफेशन जिसमें कि गाइस प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूड रहेगी, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रहेगा और कोड ऑफ कंडक्ट भी रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट गाइस जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को काम देता है और उसके बदले में उसे सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ नेसेसरी। अभी एस्टैब्लिश कैसे होते हैं गाइस? तो देखो, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन रहता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा बोल्ड डिसीजन लेने के लिए ही जाना जाता है गाइस। ऑब्वियसली हमें ये चीज़ तो मालूम है कि रिस्क फैक्टर हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है ही, ओके, बट डिसीजन मेकिंग जिसका ब्लंट है वो, और सेकेंडली लीगल फॉर्मेलिटीज़ सारी कंप्लीट करने के बाद जो नेसेसरी है, आप बिज़नेस अपना फॉर्म कर सकते हो। प्रोफेशन, हाँ, और एक चीज़ इसमें हमें ये मालूम है, बिज़नेस फॉर्म करने में इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कोई भी XYZ बंदा भी गाइस बिज़नेस फॉर्म आराम से कर सकता है, ओके। बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड भी है, वो अपन आगे देखने वाला है। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। गाइस हमें मालूम है SOP, सर्टिफिकेट ऑफ COP, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमें लेना ज़रूरी रहता है, उसके सिवा हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मीन्स CA बनने के बाद, हमारी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह है, वो कोड ऑफ कंडक्ट जितना CA इंस्टीट्यूट का अपना है, वो कंप्लीट करने के बाद हम COP के लिए अप्लाई करेंगे, ओके। COP के लिए अप्लाई करने के बाद गाइज जिस टाइम COP अपने हाथ में रहेगा उस टाइम हम इंस्टीट्यूट के मेंबर हो जाते हैं। मेंबरशिप फ़ीस भरने के बाद ही गाइज हम हमारा प्रोफेशन रन कर पाएंगे, तब तक नहीं, ओके। एंड नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयर गाइज जॉब लगने के बाद हमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देता है, या फिर हम एक्चुअली कुछ अगर स्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर काम करने वाले हैं तो उस टाइम सर्विस एग्रीमेंट रहता है, वो साइन रहता है। इस हिसाब से हमारा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ये तीनों भी सेक्टर्स में बढ़ जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। नंबर 1, किस हिसाब से गाइस बिजनेस जिएगा तो उसके लिए उसका प्रॉफिट है, बराबर है। नेक्स्ट है
प्रोफेशन के लिए मीन्स जिस टाइम हम सीए वगैरह बन जाएंगे उस टाइम हम प्रोफेशनल फ़ीस लेंगे और उस हिसाब से हमारा गुजारा। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट गाइस, एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें हमें वेजेस मिलेंगे या फिर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में बिज़नेस का हमने अभी देखा। गाइस बिज़नेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सेम वैसे ही है यहाँ पे बिज़नेस के लिए भी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन अगर आपको रन करने का तो उसमें स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड रहता ही है भाई कोई भी आके सीए का प्रैक्टिस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशन आपको बताया गया है कि आपको क्या कौन सा कोर्स किस हिसाब से करना है। सीए फाउंडेशन क्रैक करना है, इंटर क्रैक करना है, फाइनल क्रैक करना है, आर्टिकलशिप होना चाहिए। सारी चीज़ें होने के बाद अपने को सीओपी मिलता है, उसके बाद हम प्रोफेशन रन कर सकते हैं, बराबर है। तो ये स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब रहता है इसके सारे नॉन प्रोफेशन में। लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट, इसमें है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। जॉब के हिसाब से गाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन उसके बढ़ जाते हैं, बराबर है। बहुत सारी जगह पे 12th पासिंग के लिए भी ये जॉब क्राइटेरिया रह सकता है, बहुत सारी जॉब पे सीए ये भी क्राइटेरिया हो सकता है, एमबीए क्राइटेरिया रहता है एंड सो ऑन। ओके, सो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन गाइज तीनों में भी अलग अलग है। नेक्स्ट एथिकल गाइडेंस, फाउंडर्स वैल्यू। अभी एथिक्स किस हिसाब से रन हो गए? इंडस्ट्री में एथिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला क्या कि आप जो प्रोफेशनल हो और नॉर्मल जो बीकॉम वगैरह करते हैं एंड सो ऑन, उनमें डिफरेंस गाइस, डिफरेंट कोई चीज़ है तो वो है ये एथिक्स वाला पार्ट। ओके, गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है गाइस कि आप एथिकली चलोगे, बराबर है। तो वो एथिक्स किस हिसाब से अपने ये 3 अलग अलग सेक्टर्स में आएंगे। देखो बिज़नेस है तो बिज़नेस में कौन से एथिक्स, तो फाउंडर्स वैल्यू, जिसने ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस किया है गाइस, जिसने बिज़नेस स्टार्ट करा है, उसने जो कुछ भी वैल्यूज़ वगैरह लाई है वो अपने एथिकल गाइडेंस में आ जाता है। नेक्स्ट प्रोफेशन में इंडिविजुअल तो आता ही है, बट सेकेंडली प्रोफेशनल कोड्स इंस्टीट्यूट द्वारा ही दिए जाते हैं। आप सीए बनने के बाद आपको ये बताया जाएगा गाइस स्ट्रिक्टली कि आपको किस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस रन करनी है, कैसे फ्रॉड्स होते हैं, कैसे बचना है, आपको किस हिसाब से प्रोफेशनली सारे मैटर्स को डील करना है, उसका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है गाइस, उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन रन करना है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर्स कोड, जो एम्प्लॉयर है गाइस जिसने जॉब आपको दिया है उसका कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा और उसी हिसाब से हमें अपना एम्प्लॉयमेंट का कोर्स रन करना है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट। ओके, सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट गाइस बिज़नेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि गाइस बिज़नेस अगर रन करना है तो उसमें अब मीन्स प्रोडक्शन सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, ये 2 सेक्टर में आप जाने वाले हो। मीन्स फ्रॉम स्क्रैच से लेके ह्यूज एम्पायर तक हमें वो सारी चीज़ें अगर बढ़ानी है तो हमें एटलीस्ट इनिशियली बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। ये डिफ़र करता है बिज़नेस टू बिज़नेस। ओके, प्रोफेशन सम रिक्वायरमेंट, एग्जांपल ऑफिस, चेम्बर्स, क्लिनिक। अभी बिज़नेस के लिए गाइस हमें बिल्डिंग लगेगा, मशीनरी लगेगी, या फिर जॉब हम अगर लेबर्स वगैरह रख रहे हैं तो उनका पेमेंट आ गया, सारी चीज़ें आ गई, बराबर, ओवरहेड्स आ गया उधर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट ह्यूज लगेगा। बट प्रोफेशन अगर है तो प्रोफेशन में इतना हमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमें लगेगा क्या, एक तो चेम्बर लगेगा, नहीं तो ऑफिस या फिर अपना क्लिनिक वगैरह रहता है। ओके, तो ये चीज़ों के लिए जितना भी खर्चा लगेगा उतना ही लगने वाला है, बिज़नेस जितना बिल्कुल भी नहीं। ओके, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि आप जाते हो, इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आप डायरेक्टली जॉब के लिए लग जाओगे, उसके लिए आपको कोई इन्वेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रोफेशनल ऑटोनॉमी या फिर फ्रीडम, द मोस्ट यू आर योर ओन बॉस। गाइस बिज़नेस अगर है तो उसमें आपको फ्रीडम इनफाइनाइट है, बराबर है। स्काई इज़ द लिमिट, ऑब्वियसली लॉ आपको फॉलो करना ही है, बट आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो, कितना आगे जा सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट है नहीं। ओके, क्योंकि आप आपके खुद के बॉस हो। जब तक आपको खुद की वैल्यू नहीं समझेगी गाइस, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसमें देखो धीरू भाई अंबानी बेस्ट एवर एग्जाम्पल है गाइस, इंडियन इंडस्ट्री का टाइकून जिसे माना गया था और जिसने एक्चुअल में
इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेल्थ वाइज क्रिएट भी कर दी। उनका बेस्ट एग्जांपल है जब धीरू भाई अंबानी काम किया करते थे उनके अराउंड जवानी के दिनों में, तो वो एक कपड़ा वगैरह बेचने का ही काम करते थे। उनके दोस्त लोग 10-12 लोगों का उनका ग्रुप था। उनको अराउंड 30 से 35 रुपया पेमेंट था, जो यस 50 रुपये के अराउंड, सिर्फ 40-50 रुपये पेमेंट रहता था। उस टाइम ये पेमेंट बहुत था। वो क्या करते थे, दिन भर का 50 रुपये कमाने के बाद उसमें से 25 रुपये वो खर्च करते थे डेली बेसिस पे। 25 रुपये वो खर्च करते थे मुंबई का ताज होटल है ना, वहाँ पे जाके चाय पे। ओके, तो उनके जो कलीग्स थे या फिर उनके जो साथीदार थे, दोस्त थे, वो हर रोज़ उसे समझाते थे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे पास 50 रुपये का पेमेंट है, उस उतनी की सेविंग कर ले। तू 25 रुपये पे चाय पी रहा है खाली 5 स्टार की, उसमें है क्या इतना। तो बाकी लोगों को ये समझता भी नहीं था, बाकी लोग उसे पागल ही समझते थे ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आपको अगर सपोज़ डेली बेसिस पे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, और 5,000 रुपये मिल रहे हैं और आप 2,500 रुपये हर रोज़ 5 स्टार में खाली एक चाय पीने पे खर्च कर दो, तो कोई भी आपको पागल ही बोलेगा। तो एक बार उनके दोस्त ने उनको पूछा कि धीरू भाई मुझे बता, तू हर रोज़ ये 25 रुपये की चाय पीने जाता क्यों है इसमें टाटा में, ताज होटल में। तो उन्होंने बताया कि देखो, मैं जहाँ पे अभी, ये तो 5 स्टार होटल है, मीन्स वहाँ पे आने वाले सारी जो लोग हैं वो पूरा का पूरा क्रीम है, बराबर है। इन हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी, वो ही लोग वहाँ पे आते हैं। तो मुझे हर रोज़ उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, मैं हर रोज़ उनसे बात कर सकता हूँ। ये सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज कर रहा हूँ, उनसे नॉलेज गेन कर रहा हूँ, और उसकी कॉस्ट मेरे लिए अगर खाली डेली बेसिस पे 25 रुपया ही है, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो देखो, ऐसे रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो ये खुद को डेवलप करते जाते हैं गाइस, डे टू डेली बेसिस पे, समझे। 5 स्टार होटल में जाके सारे अलग अलग लोगों को मिल के उन्होंने उनका खुद का ही इतना ह्यूज एम्पायर खड़ा कर दिया कि अभी एग्जांपल हमारे तो सामने है कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या है। ओके, सो ये फ्रीडम है गाइस, आपको इनफाइनाइट रहता है अगर आप बिज़नेस में हो। अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपको क्वाइट बिट, प्रोफेशन मीन्स आपको कभी रन करना है, कभी नहीं करना है। अभी आपके हिसाब से बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है गाइस। ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया, आप प्रोफेशन में हो सपोज़, तो आपका क्लाइंट आपको फ़ोन करके बोलेगा कि सर ऑफिस नहीं, आपने घर पे पीसी पे भी करा के दिया तभी भी मुझे चलेगा, बराबर है। मीन्स आपका काम आपके ऑफिस से ही होना चाहिए, ये ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें गाइस कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू होती है। मीन्स इसमें बिजनेस जितना आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, बट क्वाइट अ बिट आपको फ्रीडम मिल ही जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एम्प्लॉयर ने बोला है उसी प्रकार से आपको गाइस आपका जॉब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, इकोनॉमिक अचीवमेंट। ओके, इकोनॉमिक अचीवमेंट मीन्स क्या? पैसे के हिसाब से गाइस, जिस प्रकार से जितना हमने पैसा कमाया वो अपने लिए साइकोलॉजिकल मोटिव अपना रहता ही है, हमेशा से रहता है। बिज़नेस हम कर रहे हैं मीन्स क्या? पैसा कमाने के लिए ही। अगर हम प्रोफेशन रन कर रहे हैं गाइस, तो उसमें सर्विस टू क्लाइंट्स या फिर सोसाइटी, हमें क्लाइंट्स या फिर सोसाइटी को सर्व करना है, ऑब्वियसली उसमें भी पैसा है ही, प्रोफेशनल फीस मिलती ही है, बट जितना बिजनेस में उतना हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अगर हम ले रहे गाइस, तो उसमें लाइवलीहुड मीन्स जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ है उतनी हमें मिलने वाली है, ऐसा अपन कंसिडर करते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। Point number 1, interdependence. Business draws its factors of production from the society and is dependent on it for the sale of its goods and services. Guys, human being social animal है, हमें पहले भी सही मालूम है। अगर हमें जीना है तो विदाउट सोसाइटी इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये इंटरडिपेंडेंस है, मीन्स कैसे? हमने खाली हमारा बिज़नेस चालू कर दिया और आपके पास कस्टमर नहीं है तो आपका बिज़नेस चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या फिर आपका सर्विस सेक्टर है, हमें मालूम है 2 सेक्टर अलग अलग बिज़नेस में, पहला गुड्स वाला सेक्टर जहाँ पे हम चीज़ें वगैरह बनाते हैं, या फिर सर्विस सेक्टर।
तो दोनों भी हमें प्रोवाइड किसे करने, तो सामने वाली सोसाइटी को, बराबर है, जितने भी अपने कस्टमर है वो। तो ये इंटरडिपेंडेंस है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट की या फिर हमारे सर्विस की ज़रूरत है ना, वैसे ही हमें भी लोगों की ज़रूरत है, समझे। तो ये इंटरडिपेंडेंस वाला अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। अ फर्म इज़ नॉट ओनली द ओनर्स, इट इज़ as much other investors, lenders, employees, customers, supplier, competitor, the community, and the larger society, and the ecology of which business is a part. बिजनेस खाली एक बंदे का नहीं रहने वाला, कभी भी नहीं। उसमें स्टेक होल्डर कभी भी एक नहीं रहेगा गाइज। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन्वेस्टर है या फिर लेंडर्स है जिनका पैसा आपकी इंडस्ट्री में है। एम्प्लॉयज़ है गाइज जो तुम्हारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कस्टमर्स है जो आपसे सारा का सारा माल परचेज़ कर रहे हैं। सप्लायर्स है जो हमें रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं। कॉम्पिटिटर्स है जो हमसे कम्पीट कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कम से कम प्राइस में लाने के लिए ट्राई करते हैं। द कम्युनिटी, जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे गिरता है गाइस, और लार्जेस्ट सोसाइटी, एंड द इकोलॉजिकल सिस्टम जो है गाइस पूरे हमारे ये, और ये सारी चीज़ों का हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट गिरता है। और इस सारी इकोलॉजी का बिजनेस ये एक पार्ट है, समझे। तो हमारे बिजनेस के लिए गाइस ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ जस्ट अबाउट दैट मच एंड दैट लेस एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एज इज ईटिंग फॉर लिविंग। Do we eat to live or live to eat? Likewise, profit is a minimum concept. In fact, a cost of being in and cost of staying in business. Okay, cost और profit. Guys, price में से अगर cost निकल जाए तो जो बाकी रहेगा ना वो हमारे लिए profit रहता है। Okay, और profit कभी भी कम ही रहता है। हमेशा याद रखना, ये जो है वो मिनिमम कंसेप्ट है। हमें कभी भी ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि कोई भी बिजनेसमैन जो विजनरी है वैसा कभी नहीं बोलता कि नहीं अभी बस हो गया, बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अभी मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, ये साल तो मेरा बहुत प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर में पूरा बिज़नेस ही बंद रखने वाला हूँ। पॉसिबल ही नहीं। तो आगे बोलेगा कि नहीं ये प्रॉफिट इतना हुआ ना, मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, तभी भी नेक्स्ट ईयर मेरा और इससे ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, बराबर है। सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये बिज़नेस का एक अविभाज्य घटक रहता, ठीक है। किस हिसाब से उसे बढ़ाना है बिजनेसमैन हमेशा सोचते रहता है। Next, primacy of customers. If at all there is a single purpose of business, it is the creation and maintenance of customers through product quality, service, and delivering value for money. Guys, primacy of customer. कस्टमर को क्या चाहिए? बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है नोकिया। हमें ये चीज़ मालूम है कि वो एक एरा था, शायद से आपके बचपन में आपके पेरेंट्स वगैरह यूज़ करते रहेंगे। नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। अराउंड पूरे वर्ल्ड मार्केट का गाइस, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड मार्केट का 54% जितने भी मोबाइल यूज़ हो रहे थे वो नोकिया के ही थे। मीन्स बाकी सैमसंग हो गया, LG हो गया, तो क्या एप्पल इतना आया नहीं था। सारे के सारे मोबाइल्स, इनका स्टेक बाकी का जो बचता है 46% उसमें आता था। तो आपको ये डिफरेंस समझ रहा है। हुआ ये कि नोकिया ये समझ रहा था कि यार मैंने कुछ भी इंट्रोड्यूस किया तभी भी लोग तो परचेस कर रही है, मीन्स हम कभी हार नहीं सकते, हमें कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं, कस्टमर को ही हमारी ज़रूरत है। हुआ ये, उसके बाद आया नोकिया ने नया उनका सिस्टम, सिम्बियन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो चेंज किया और उसके जगह पे गाइस उन्होंने सिम्बियन की जगह पे विंडोज़, जो कि बॉक्स टाइप्स नहीं आया था क्या, विंडोज़ का सिस्टम उसके मोबाइल में ला लिया। उसी टाइम एप्पल के फ़ोन लॉन्च हो गए और सेकेंडली अपने इंडिया में गाइस माइक्रोमैक्स नाम का बहुत बड़ा ब्रांड लॉन्च हो गया। ओके, हुआ ये कि चीप प्राइस में माइक्रोमैक्स सारी चीज़ें दे रहा था और जितने नोकिया के टॉप मोस्ट मॉडल के प्राइस थे उतने इसमें एप्पल सारी चीज़ें दे रहा था। तो नोकिया को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रादर सब्स्टिट्यूट आ गया था और तभी भी नोकिया चल जाता। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्या कि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दी। अगर हमने अभी के एंड्रॉयड सिस्टम देखी तो एंड्रॉयड सिस्टम में गाइज हमें मालूम है कि
ये सिम्बियन सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन अपने को दिखाई देता है, बट विंडोज़ का वैसे बिल्कुल भी नहीं था। उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की थी। लोगों को यूज़ करने में यूज़र फ्रेंडली होता है फ़ोन, बट उन्होंने को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लग गई। इसके वजह से लोगों ने नोकिया को परचेज़ करना बंद कर दिया। ओके, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे गिर रहा था, तभी भी नोकिया ने प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए नहीं। ओके, ना प्रिवेंटिव मेजर्स लिए ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया, तो दोनों का इम्पैक्ट ऐसे गिरा गाइस कि नोकिया नीचे गिरते 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 अब उनको पूरी कंपनी बेचनी पड़ी। और आज वर्ल्ड मार्केट का 1% भी नोकिया का फ़ोन कोई यूज़ नहीं करता। आपके भी कितने लोग पहचान के जो नोकिया का फ़ोन यूज़ करते, तो आप खुद को ही आंसर मिल जाएगा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं। समझे क्या? इसीलिए हमें हमेशा कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। ओके, कस्टमर को क्या चाहिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, परफॉर्मेंस इज़ द precursor to profit. To be able to earn profit, the firm has to excel in all its functionalities, which is procurement, production, sale and marketing, accounting and finance. Guys, हमें मालूम है परफॉर्मेंस ये प्रीकर्सर है प्रॉफिट के लिए। किस प्रकार से हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस हिसाब से अपना प्रॉफिट आने वाला है। तो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस हमें देखने हैं। प्रोक्योरमेंट मीन्स कहाँ से हम परचेस करके ला रहे हैं, कितना प्रोडक्शन अपना होने वाला है, सेल और मार्केटिंग की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, और उसके बाद अकाउंटिंग और फाइनेंस जो कि अपना डिपार्टमेंट है वो किस हिसाब से हैंडल होने वाला है और उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट गाइस, रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 है गाइस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेल, प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी, दैट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, अचीविंग मोर फ्रॉम लेस, कम इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करा के लें। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और मार्केट शेयर। गैस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अपना बिजनेस का हमेशा रहना ही वाला है। क्या, कितना सेल हुआ, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितना इन्वेस्ट किया था और हमारे रिटर्न कितने हैं। अभी ROI ये कंसेप्ट है ना, आपको बहुत आगे FM में भी है, आपके कॉस्टिंग में भी आने वाला है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखना। आप CA कर रहे हो, राइट? CA में देखो, अगर हमने पूरा हमारा कॉस्ट भी पकड़ लिया, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन से लेके फाइनल कंप्लीट होने तक सारे क्लासेस, 5 अलग अलग स्टेजेस के क्लासेस आप लगाओगे। सपोज फाउंडेशन हो गया, इंटर के 2 ग्रुप, फाइनल के 2 ग्रुप। सो इसकी अराउंड एक मैक्स टू मैक्स अपन कॉस्ट पकड़ लेते हैं, सपोज 2 लाख रुपये। बहुत ही हमने खर्चा कर दिया, 2 लाख रुपये हमें लग गए। इंस्टीट्यूट की फ़ीस वगैरह सब पकड़ के मैक्स टू मैक्स होती नहीं है इतनी, बट अपन पकड़ेंगे कि सारा अपने को एडिशनल खर्चा वगैरह सब लग गया, और 1 लाख रुपये पकड़ेंगे। सो 3 लाख रुपये हो गया। टाइम इन्वेस्ट हमने किया है अराउंड 5-6 साल, बराबर है। तो इस हिसाब से हमने ये सारा कैलकुलेशन कर लिया। 3 लाख रुपया, सपोज 4 लाख रुपये हमने टोटल इन्वेस्ट कर लिया CA ख़त्म होने तक, और हमें पहले ही जॉब में अराउंड एक 10 लाख का पैकेज मिल गया। सो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, हमने इन्वेस्ट कितना किया और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, ये इंडस्ट्री भी चेक करती है। ओके, नेक्स्ट इफ़िशिएंसी मीन्स कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा के लेना, ये गाइस इफ़िशिएंसी पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट गाइस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मीन्स क्या, हमने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है बिज़नेस में, और उस हिसाब से उसके कंपेरेटिवली हमें प्रॉफिट कितने हुए, वो EV है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोल के इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, आगे मार्केट शेयर, मार्केट में हमारा बिजनेस कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना मार्केट हमने कैप्चर किया गया है गाइस, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज सर्वाइवल, हेल्थ ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ एट्सेट्रा। सर्वाइवल वे, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ अगर अपडेट लेते हो तो तुम्हें ये मालूम है कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जितने MSME सेक्टर्स हैं, मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनके लिए गाइस डिक्लेयर कर दिया 20 लाख करोड़ उनके सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप गाइस इंडिया में ऐसे है, बहुत सारे स्टार्टअप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने के बाद बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में तो इंट्रोड्यूस हो गए, रादर बढ़ रहे भी है,
बट याद रखना उसी हिसाब से वो बंद भी गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने सर्वाइवल या बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। बिज़नेस स्टार्ट तो हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर रहता है, विजनरी एंड सो ऑन, बट होता ये है कि बहुत बड़े जायंट उनके सामने रहते हैं, कंपटीशन को रहते हैं, उसमें से सर्वाइव करना ये पॉसिबल नहीं रहता हमेशा। ओके, सो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सर्वाइवल रहता ही है। नेक्स्ट है हेल्थ ग्रोथ। ओके, ग्रोथ गाइज अपनी इंडस्ट्री की किस हिसाब से होने वाला है, अपवर्ड ही ग्राफ होना चाहिए, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव उनका रहता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जितना भी पैसा हमने कमाया हमेशा उसे डाइवर्सिफाई करते ही रहना है। ओके, ये कहावत आपने शायद से सुनी होगी पिछले ज़माने में, मीन्स अपने दादाजी के वगैरह रहा। वो टाइम जिस टाइम भी पेमेंट मिलती थी ना, वो कैश में पेमेंट रहता था, बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता था उस टाइम। कैश पेमेंट अगर आपको मिलता है तो कैश पेमेंट मिलने के बाद वो टाइम पे वो ज़माने के लोग क्या करते थे, जितने भी पैंट को उनके जेब वगैरह है या फिर शर्ट को जितने भी जेब, वो सारे उसमें इक्वल पैसा डिवाइड करके रखते थे। क्यों? ताकि अगर घर तक पहुंचने तक कोई भी एक जेब अगर किसी ने काट ली तो याद रखना बाकी जेब तो बची, इसीलिए उतना तो अपना पेमेंट अपने पास रहेगा। समझे क्या? ये क्या है गाइस, ये डाइवर्सिफिकेशन है। अपने पास जितना था उसको डाइवर्सिफाई करना। वैसे ही गाइस इंडस्ट्री में भी आपने सर्टन प्रॉफिट किसी इंडस्ट्री से कमा लिया तो री इन्वेस्ट उसमें करो, बट एटलीस्ट किसी और सेक्टर की तरफ भी हमें देखना ही है कंपलसरी, ताकि हम हमें सारी की सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, कम्युनिटी सपोर्ट ड्यूरिंग कैलामिटीज़ एंड डिजास्टर्स एट्सेट्रा। अभी हमें ये भी मालूम है कि अभी कोरोना के पैंडेमिक में रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपीज़ डोनेट कर दिए थे। अजीम प्रेम जी ने भी बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट गाइस डोनेट किया है। तो ये क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, या फिर नीता अंबानी का भी वो रिलायंस फाउंडेशन है, उसके थ्रू वो बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं या फिर अनाथ बच्चे उनको फूड देती है, या फिर उनको जितना भी पढ़ाई के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करती है। समझे, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडस्ट्री में लागू होता ही है। नेक्स्ट है लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, रिस्पेक्ट फॉर लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, fair practices, transparency, truthfulness, honesty and integrity, green technologies, products usage and disposal, lower emissions, effective waste handling and disposal, preservation of air, water and soil quality। गाइस जितने भी मैक्सिमम बिजनेस हो रहे हैं ना अभी फ़िलहाल में भी, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो है ना इन्वायरमेंट को कुछ भी वैल्यू नहीं देते, और ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। हमने देखा कि 4 महीने, 4 नहीं अराउंड एक 3 महीना वगैरह हमारा लॉकडाउन चल रहा है, बराबर है। आई थिंक मिड ऑफ मार्च से चालू हो गया, अप्रैल और अभी मई चालू है। तो अराउंड एक 2.5 महीना 3 महीने में ही अर्थ इज़ हीलिंग, जितनी भी नदियाँ हैं वो स्वच्छ हो गई, खुद पेड़ पौधों का जितना भी ग्रोथ है वो बढ़ गया है, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बढ़ गई है, जितना भी कार्बन एमिशन था वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सॉइल की क्वालिटी तो इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं क्योंकि डिस्ट्रक्शन इतना बहुत ज़्यादा हुआ है। सो गाइस ये हो रहा क्या है, हम इंडस्ट्री तो स्टेप कर देते हैं बट उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा एनवायरनमेंट पे गिर सकता है। सो गाइस लीगल हो या फिर एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में लॉ हमें फॉलो करना है, सारे लोगों के साथ, सारे एनवायरनमेंट के साथ विथ एथिक्स हमें रहना ही है। प्लस गाइस एनवायरनमेंट को किस हिसाब से बचाया जाए, हमारी इंडस्ट्री थ्रू जो कुछ भी वेस्ट निकले या फिर कुछ भी चीज़ निकले तो वो कैसे एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल हो, यही हमें हमेशा देखना है। ओके, एक बहुत अच्छा मैंने पेंसिल देखा था, उसके पीछे सीड था। सीड मीन्स अपना बी रहता ना, वो बीज। तो क्या था, वो पेंसिल पूरा यूज़ करने के बाद आप जब फेंक देते हो तो उसे फेंकना नहीं, उसे ज़मीन में गाड़ देना। तो उसमें एक सीड बॉल रहता है, वो सीड बॉल मतलब उसके अंदर सीड रहता है, ऊपर के जो बॉल रहता है उसमें सर्टेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो। तो वो हमने सीड लेना, पेंसिल ख़त्म होने के बाद उसके पीछे जो सीड बॉल है वो ज़मीन में गाड़ देना, उससे एक पौधा निकलेगा। मीन्स अगर तुमने वो पेंसिल फेंक भी दी ऐसी, तभी भी वो सीड ज़मीन में लग जाएगा
और उसका एक पौधा हो जाए। ये क्या है गाइस, ये उन्होंने क्रिएट किया है कि यार समथिंग न्यू, ओके, जिससे कि एनवायरनमेंट बच सके रादर और ग्रूम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग बिजनेस। बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नंबर 1 है जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। अगर आप बिज़नेस में हो तो हमेशा आप दूसरों को जॉब देते हो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, ऑब्वियसली उनकी कंडीशन बोलो या फिर आपका अलग अलग माइंडसेट भी हो सकता है, बट एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हो तो आपका जॉब करना ये एम क्यों रहता है। मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है यार एक लाइफ है अपने पास, उसमें क्यों ना बहुत सारे लोगों का भला करके जाए। इसीलिए देखो, अगर आप बिज़नेस में गए, इंडस्ट्री आपने आपकी सेटअप की, तो देखो आपके ऊपर आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, उनके घर वगैरह सब आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपके बिज़नेस के ऊपर रहेंगे, बराबर है। मीन्स आप उनके सर्वाइवल में सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर रहने वाले हो। तो जब आप जॉब क्रिएटर बन सकते हो तो आप जॉब सीख क्यों कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट नंबर 1 गाइस, इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट सेकेंड, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इकोनॉमी के लिए गाइस ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि यार इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी भी इकोनॉमी डूबी रही थी जब तक एग्रीकल्चर है तब तक, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बेस अपनी इकोनॉमी, इसलिए इतना टेंशन है नहीं। बट तभी भी गाइस इंडस्ट्री को अगर आपने बचाया नहीं तो आपकी इकोनॉमी मरने ही वाले, रादर डाउन होने ही वाले। इसलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज था कल का जो भी आया है, ओके। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला गाइस अपना इंडस्ट्री ही रहेगा। सो मोमेंटम जो है वो बनाए रखने के लिए अपनी इंडस्ट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ इस टर्म में। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए, किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हमें कौन से सेक्टर में करना है, ये भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। गलत जगह पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो याद रखना हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, रादर वो इंडस्ट्री भी बंद गिर सकती है, ओके। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटीज़ गाइस, फ्यूचर इवेंट। हमने कितना भी फोरकास्ट कर लिया ना, तभी भी वी डोंट नो कि आगे क्या होगा और किस प्रकार से होगा। बहुत सारे लोगों ने ना 5 ईयर्स प्लान बना के रखा था, या फिर बहुत सारे लोग 10, 15, 20 साल का भी प्लान बना के रखते हैं इंडस्ट्री में भी, कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, हम अभी कहाँ पे। ईयरली प्लान रहता है, बट देखो 2020 का 2019 का भी उन्होंने प्लान बना के ही रखा था। 2020 का प्लान बना के रखा था, बट किसी को कुछ मालूम था क्या कि ये इतना बड़ा पैंडेमिक आएगा कोरोना वायरस का, और उसमें पूरा वर्ल्ड इस प्रकार से सफ़र होगा कि आप सब लोग तो अभी देख ही रहे हैं, बराबर है। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम गाइस अपने इंडिया के सामने भी आने वाला है, रादर आ भी रहा है। कैसे कि अपने यहाँ पे जितने भी अभी वर्कर्स वगैरह देख रहे हैं, आप माइग्रेट हो रहे, देखो मीन्स महाराष्ट्र से यूपी जा रहे हैं, या फिर गुजरात से यूपी जा रहे हैं, या फिर केरला के अगर कोई वर्कर्स है तो वो वहाँ पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आपको। तो देखो यूपी में अभी पॉपुलेशन अराउंड 1.5-2 करोड़ भी लोग अगर वहाँ पे चले गए तो ऑलरेडी जॉब वहाँ पे लोगों को कम है, तो वहाँ पे यूपी के लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, बराबर है। और दूसरी चीज़ महाराष्ट्र का जो ये जो यूपी बिहार वगैरह के जो लोग अभी चले गए, वो काइंड ऑफ, कितना भी हमने नहीं बोला तभी भी गाइज वो स्किल्ड वर्क था अपना, बराबर है, वो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। वही अगर लोग चले गए हैं तो अभी हमारी इंडस्ट्रीज गाइज रन होगी कैसे आगे। मीन्स अगर हमें अभी अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो पहले तो हमें लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें स्किल बनाना, और उसके बाद हमारा बिज़नेस प्रॉपर वे में आगे कब चालू होगा वो बनाना। तो ये क्या है गाइस, ये अनसर्टेनिटीज़ है। बिज़नेस अगर है तो अनसर्टेनिटीज़ उसके साथ आती ही है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से उसे हैंडल करते हो, ओके। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। अगर आपको इंडस्ट्री प्रॉपरली रन करनी है तो सिस्टमेटिक वे आपका एक डिसाइडेड होना चाहिए, ओके। ऑर्गेनाइज सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी इफ़िशियंसी आपने हमेशा मेजर करना है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना और एक्चुअल का उससे कंपैरिजन करना, ओके। आपकी एक्टिविटीज़ इस हिसाब से रन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और पर्पसफुल।
आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। ये सारे फैक्टर्स में से अगर ये हमेशा हमने हमारे आंखों के सामने रखा तो हम हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेगमेंट है गाइस, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स है गाइस, जैसे कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके बाद अपना पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, HUF हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें गाइस हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें ब्रीफ में सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके मेरिट डिमेरिट्स एंड ऐसे ही सारी चीज़ों का हम देखने वाले हैं। तो आइए, सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मीन्स क्या? बिजनेस रन करना गाइस। सोल मीन्स सिंगल, ओके, इंडिविजुअल गाइस उसका बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, when an individual makes a choice to start a business of one's own, to be one's own boss, sole proprietorship emerges. As such, it can be regarded as the easiest and the earliest form of business as a human occupation. Guys, अगर मुझे इंडिविजुअली कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं ऑब्वियसली मैं खुद का बॉस बन के बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जो मैंने अकेले ने बिज़नेस स्टार्ट किया, रन कर रहा हूँ, उसे गाइस सोलो प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म है। आगे, 1 may open a daily need store in a room of a corner of one's house, or may just set up a shop on the pavement in weekly bazaars, or may open a machine shop in the backyard, or in a just wait, thinly habituated lane of a not so distinct locality. ओके, इससे क्या बोल रहा है? सिंपल बात है कि हमने हमारे घर के कॉर्नर में एक आधा छोटा सा शॉप ओपन कर लिया, या फिर जो फुटपाथ रहता है वहाँ पे वीकली जो बाज़ार भरता है वहाँ पे, या फिर अगर हमारी जो नॉर्मल सी लेन वगैरह गली वगैरह रहती है कॉलोनी की, या फिर अपनी लोकेलिटी की, वहाँ पे हमने कुछ तो भी दुकान वगैरह डाल दिया है। ये क्या है? ये डेली नीड्स का अगर शॉप ओपन करना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। हम हमारा खुद का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच एप्रिसिएटेड इन एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेचर। द सोल एंटरप्रेन्योर्स is regarded as the economic heroes, an autonomous individual who organizes production, uses creativity and ingenuity in innovation, bears risk and uncertainty. गाइस, ये लोन वॉरियर रहता है, ओके, इकोनॉमिक हीरो जिसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेचर में कहा गया। तो ये क्या करता है? खुद ही के डिसीजन रहेंगे, क्रिएटिविटी खुद की रहेगी, बराबर है, खुद का इनोवेशन रहेगा, सारी अनसर्टेनिटी या फिर जितनी भी रिस्क है वो सारा का सारा गाइस ये इंडिविजुअल ही बियर करता है, ओके। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गई अपने लिए। नेक्स्ट, ड्राइंग एनालॉजी फ्रॉम म्यूजिक। द सोल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट मेयरली द कंपोजर एंड डायरेक्टर ऑफ द एंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रा बट ऑल्सो अ वन पर्सन बैंड, ओके। ऑर्केस्ट्रा में गाइस हमें मालूम है कि अलग अलग लोग रहते हैं जो ऑर्केस्ट्रा पूरा का पूरा रन करेंगे, बट यहाँ पे जब OPC आ जाएगा, मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा, वहाँ पे गाइस ये वन पर्सन बैंड रहता है, ये अकेले को ही सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने हैं। ऑफ कोर्स when the business grows, such an autonomous behavior becomes a limiting factor. As the entrepreneur, sole proprietors is required to share decision making and let go control over the business. Guys, ये जब तक छोटा रहता है ना इसका दायरा सोल प्रोप्राइटरशिप का, तब तक ये फिजिबल है कि सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है, सारा रिस्क खुद ही बेयर कर रहा है एंड सो ऑन। बट जिस टाइम इसका दायरा बढ़ेगा, प्रॉफिट कमाना ये मेन मोटिव है, तो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉफिट चालू हो गया गाइस, मीन्स क्या बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। जिस टाइम बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपांड होना चालू हो गया, उस टाइम ये बात याद रखना, उसे डिसीजन मेकिंग बाकी लोगों से लेना ज़रूरी हो जाता है। वो अकेला सारी चीज़ें नहीं हैंडल करता, उस टाइम सोल प्रोप्राइटरशिप किसी काम का नहीं रहता, जिस टाइम बिज़नेस वास्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ी चीज़ें। इन सोल मीन्स क्या गाइस? इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, ओके। In sole proprietorship, the individual essentially relies on personal saving and asset. Example, room of the house, home furniture, personal bicycle or vehicle, to comprise
द इनिशियल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। गाइस अभी ये देखो, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर इसे स्टार्ट करनी है तो ये मोस्टली कौन सी चीज़ के ऊपर रिलाई करता है, तो खुद ही के एसेट, खुद का ही जितना भी सेव करा हुआ पैसा है वो लाता है, या फिर खुद ही का फर्नीचर यूज़ करेगा, खुद ही के जितने भी कार व्हीकल वगैरह जितना भी चीज़ है, जितना बिजनेस के लिए उसे फ़िलहाल में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें गाइस वो खुद ही लाता है। ओके, नोट, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश और इन काइंड बाय द ओनर इज़ कॉल्ड कैपिटल। गाइस ये हमने अकाउंट 11th में भी पढ़ा था, बट क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, अगर उन्हें मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने कैपिटल का छोटा सा डेफिनेशन दे दिया है। However, in a modern economy where the financial system is fairly developed, it is often possible to obtain microfinance loan in small denomination, less than 1,000 or 2, and bank finance। मॉडर्न इकोनॉमी में गाइस सारा का सारा पैसा वो घर से नहीं लगाता, बहुत सारे लोन्स वगैरह, मुद्रा लोन आपने शायद से नाम सुना होगा। ये क्या है, जो नए नए बिज़नेस इमर्ज हो रहे हैं ना, उनके लिए ये फाइनेंस गाइस अपनी गवर्नमेंट ने फाइनेंस करने के लिए ये लोन की स्कीम निकाली है, मुद्रा लोन। ओके, तो उससे होगा ये कि माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे जो फाइनेंस हमें चाहिए, 1,00,000-2,00,000 रुपए का जो लोन चाहिए सपोज, या फिर 1,000 वगैरह का भी होता है, अगर हमें उतने पैसे की ज़रूरत है तो हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं और हमें वो लोन दिया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। इन even better developed a financial system where the importance of entrepreneurship and business is recognized. There may be business facilitators who may assist the individual in obtaining finance and other help। बहुत बार होता यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेले ही बंदा कितने क्या सारी चीज़ें हैंडल करेगा, इसीलिए गाइस बिजनेस फैसिलिटेटर्स रहते हैं, वो इन सोल प्रोप्राइटरशिप करने वाले जो लोग हैं, सोल प्रोप्राइटर जो है गाइस, इन्हें मदद करते हैं किसी भी प्रकार की, अगर इन्हें मदद चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर कोई डिसीजन मेकिंग में अगर हेल्प चाहिए, तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स गाइस इन्हें हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट, वी शैल बी रीडिंग अबाउट देम दैट गुड न्यूज़ is that in India there is a lot of emphasis on business startups and entrepreneurship। ओके, अभी गाइस अभी के करंट सिनेरियो में, करंट एरा में बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अभी तुमको थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज की चीज़ बताता हूँ। ओके, जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, इंडिया ने, अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से बिज़नेस प्लान वगैरह चलता है, या फिर जिस प्रकार से उनके अलग अलग प्लानिंग चलता है, अगर आपने प्रॉपरली ऑब्ज़र्व किया तो आपको एक दिखाई देगा कि यार ये जो पेंडेमिक है, इसमें भी हम लोग, मीन्स ऑब्वियसली क्राइसिस है, डिज़ास्टर है ही, बट इसमें भी हम है ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बराबर है। हमारे इंडिया में PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो रहता है गाइस, वो बिल्कुल भी नहीं बनता था, या फिर जो मास्क रहते थे वो भी बिल्कुल भी नहीं बनते थे। बट इंडिया ने ये 2-2.5 महीने में उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज सेटअप करके अराउंड 2 लाख PPE किट डे टू डेली बेसिस पे, और वर्ल्ड क्लास है, जिन मतलब जो किट को पूरा वर्ल्ड अप्रूवल ले रहा है, वो प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। मीन्स आपको समझ रहा है, तो किस हिसाब से इस पैंडमिक को अपॉर्चुनिटी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से स्टार्टअप भी है गाइस बहुत सारे। ओके, अभी होगा ये कि ये मतलब आई डोंट नो ये पैंडमिक कब ख़त्म होगा, बट अगर आपने ऑब्ज़र्व किया तो ये पैंडमिक ख़त्म होने के बाद बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं इकोनॉमिक गो डाउन आने वाला है, रादर आर्थिक मंदी जिसे कहा जाता है, वो चीज़ हमारे इंडिया को गाइस फेस करने वाली है। ओके, इकोनॉमिक डाउन स्ट्रेस। तो अगर वैसा चीज़ हुआ तो उस टाइम अपने यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ को अपलिफ्ट करना है तो एक ही चीज़ उसको बचा सकती है, वो है स्वदेशी का इस्तेमाल करना गाइस। अपने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका ही इस्तेमाल करना। ओके, मीन्स अगर हमें पूरा का पूरा इंडिया में बने वाला माल ही यूज़ करना है तो नंबर 2 चीज़ें अपने को बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसमें का पॉइंट नंबर 1 है कि हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। बराबर है। जितने भी ब्रांडेड चीज़ें हैं वो ब्रांड बने क्योंकि उन्होंने एक सर्टन लेवल तक उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा, और सेकंड चीज़ उन्होंने हाई क्वालिटी गुड्स दिए। बराबर है ना। इन चीज़ों से हुआ क्या कि उनका एक स्टेटस बन गया
और उसी हिसाब से वो गुड्स देते देते गए और आज तक उनका एक गुडविल बना, उस वजह से हम वो ब्रांड परचेस करते हैं। इसीलिए नंबर 1 इंडिया में उन्हें गाइस उनका क्वालिटी मेजर्स बढ़ाना पड़ेगा जो इंडियन प्रोडक्शन का, और सेकेंडली उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उनका प्राइस लिमिटेड रखना पड़ेगा। अगर प्राइस कम है और क्वालिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लोग इंडियन प्रोडक्ट भी परचेस करेंगे। और ऐसे जो स्टार्टअप्स है गाइस जो कम प्राइस में हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, रादर कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट बूस्ट करेगा। ओके, इसलिए ये पैंडमिक के बाद मैक्सिमम इंडियन चीज़ें ही परचेस करना, इसके ऊपर अपना मैक्सिमम एम्फेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज अक्रू टू द सोल प्रोप्राइटर एंड सो टू द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। सारा जो प्रॉफिट है गाइस वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर का ही रहेगा। वैसे ही जितना भी रिस्क रहेगा ना वो भी सोल प्रोप्राइटर का ही रहता है। तो आइए देखते हैं गाइस इसके फीचर्स। इसमें मेरिट क्या क्या है। ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस। गाइस हम अपनी ज़िंदगी के खुद के ही बॉस हैं, इससे ज़्यादा और फ़ायदा क्या रहेगा। जो कुछ भी फ्रीडम है, जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग है, कभी भी हमें बिज़नेस एक्सपांड करना है या फिर डाइवर्सिफाई करना है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है गाइस सारे के सारे हमारे खुद के रहने वाले, बराबर है। तो ये सबसे बड़ा मेरिट है इसका। सेकेंड, विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विस। ओके गाइस, विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मीन्स गाइस कि उसका इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव, वो किस हिसाब से उसने उसके कस्टमर्स के साथ गाइस ट्रस्ट क्रिएट किया है, या फिर किस प्रकार की पर्सनलाइज सर्विस वो गाइस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट हो जाती है इसमें से, ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है। नेक्स्ट गाइस, लिमिटेशन, क्योंकि बिज़नेस छोटा है ना तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइस वो जो कुछ भी गुड्स या फिर सर्विस चाहिए वो उसे दे सकता है। नेक्स्ट है गाइस लिमिटेशन। तो नंबर 1 लिमिटेशन गाइस, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सारा का सारा गाइस ये सोल प्रोप्राइटर ही करता है। पूरा पैसा लगाना मीन्स पूरी रिस्क किसकी रहेगी, ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर की। सेकेंड, सोल बियरर ऑफ रिस्क। सारे की सारे रिस्क भी कौन इंडस्ट्री की बियर करेगा, तो ये इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर ही। मीन्स अगर इंडस्ट्री डूबी तो सारा का सारा नुकसान ये सोल प्रोप्राइटर का ही होने वाला है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर बिज़नेस डूबा तो गाइस इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। मीन्स किसी भी हद तक ये पैसे रिकवर करने के लिए इसकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, फेड एज अ गोइंग कंसर्न। हमें मालूम है गोइंग कंसर्न मीन्स क्या, पीपल में कमेंट को, बट अपना बिजनेस चलते रहना चाहिए, बराबर है। आगे परपेचुअल सक्सेशन उसमें होना ही चाहिए। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर उसके लीगल एयर्स या फिर उसके डिसेंडेंट ओके वो अगर अग्री रहे तो ही गाइस ये सोल प्रोप्राइटरशिप आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये पूरा फ्यूचर एस्टिमेशन है कि अगर रहा नसीब में तो ही यह आगे बढ़ेगा। ओके गाइस, ये मेरिट और लिमिटेशंस इसके देखे हमने। आगे के बिजनेस फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, जिसे HUF भी कहा जाता है। बहुत रिनाउंड है गाइस, बहुत सारे HUF है जो स्टार्ट हुए और अभी बहुत ह्यूज है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने जैसे आपको बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, बराबर। धीरू भाई अंबानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी और उन्होंने बिज़नेस सेटअप किया और आज कितना बड़ा एम्पायर है। या फिर अगर आपको देखना है तो नागपुर का हल्दीराम्स है गाइस, वो भी HUF ही है जो कि आज पूरे इंडिया में बिकता है, नमकीन वगैरह वो बेचते हैं। देखते हैं फिर HUF के बारे में। HUF इज़ एन एंटिटी फॉर्म automatically by members of the common ancestry including their wives and daughters. HUF cannot be formed by a group of people who do not constitute a family. As such, a joint Hindu family in India is in fact and by default a HUF. गाइस, इसके लिए आप बाहर से लोग नहीं ला सकते। अगर HUF में आपको आना है तो आपको फैमिली का मेंबर होना ज़रूरी होता है। उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, चाहे वो वाइफ्स हो, डॉटर्स हो, सारी। ओके, तो अगर आपको HUF का मेंबर बनना है तो आपको फैमिली का हिस्सा होना ज़रूरी है। मीन्स बाय बर्थ अगर आप HUF का मेंबर बनना चाहते हैं तो बाय बर्थ ही आपको वो फैमिली में ही जन्म लेना पड़ेगा। ओके,
तो ही आप HUF के मेंबर बन सकते हो। जो मेन HUF को हैंडल करेगा वो कर्ता, और बाकी सारे लोग को पर्सनर्स जिन्हें कहा जाता है। HUF enjoys a separate entity status under the Income Tax Act. The Income Tax Act consider HUF as a separate entity if the joint family wishes to register itself as such for reporting income under the following heads. Okay, guys, HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें भी अलग से स्टेटस दिया गया है। ओके, पर्सन के अलग अलग डेफिनेशन रहते हैं। आप जब आगे टैक्सेशन सीखोगे तो आपको ये समझेगा, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट 5 हेड रहते हैं DT के। ओके, टैक्सेशन में 5 अपने मेन हेड हैं। उसमें देखो, नंबर 1 PGBP मीन्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन दिया है, या फिर अदर सोर्सेज दिया है। ये चारों में भी गाइस वो इनकम कमाता है और उसका इनकम रिपोर्ट भी किया जाता है। सिंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट HUF is a separate entity from the joint family that comprises it, HUF cannot earn income from salary. ओके, अभी इनकम टैक्स एक्ट में HUF को अगर सेपरेट एंटिटी बोल के कंप्राइज किया गया गाइस, तो याद रखना हम इसको, जो 5वां हेड मैंने आपको नहीं बोला वो था इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें उसकी सैलरी उसे नहीं मिलने वाली। ओके, अगर वो HUF का को पर्सनर है तो उसे इनकम किस हिसाब से होगा, एक तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में होगा, या फिर हाउस प्रॉपर्टी थ्रू होगा, कैपिटल गेन थ्रू होगा, या फिर अदर सोर्सेज, बट उसको कभी भी सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी या हेड में पैसा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, वी आर कंसर्न हियर विथ business owned by a HUF or simply stating joint Hindu family business or Hindu undivided family. Guys, इन ये JHF जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, MCQ में आ सकता। जॉइंट हिंदू फैमिली, इसे कभी कभी HUF को गाइस जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, मेरिट और लिमिटेशंस। मेरिट में नंबर 1, फॉर्म बाय बर्थ इन हिंदू। अभी हिंदू की कैटेगरी में क्या क्या है देखो गाइज, इसमें बुद्धिस्ट भी आया, जैन, पारसी और सिख, ये चारों भी गाइज हिंदू ये कैटेगरी में आते हैं। ओके, और बाय द वे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है कि HUF अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कहीं पे भी इस्तेमाल हुआ तो वो हिंदू का मतलब गाइज जिसमें बुद्धिस्ट भी आए, जैन भी आए, पारसी भी आए और सिख भी आए। ओके, नेक्स्ट, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज। अभी गाइज ये कैसे है, ये पूरे फैमिली का इनकम है, यहाँ पे एक जन नहीं, जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा था, कैपिटल खुद लगाता था और पैसे कमाता था, यहाँ पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व है गाइज, ये पूरी फैमिली पैसा डालने वाली है। तो सिंपल सी बात है, उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है कि बहुत सारा पैसा हमने डाला, कमाया भी, तो क्यों ना हम कुछ नया और HUF से ही रिलेटेड कुछ नया थोड़ा सा अलग सा बिजनेस स्टार्ट करके देखें। ये क्या है गाइस, ये डाइवर्सिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज़ क्विक। गाइस HUF में भी डिसीजन मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन, द फैमिली मेम्बर्स आर द ऑटोमेटिक को ओनर्स। गाइस फैमिली मेम्बर अभी नॉट नेसेसरी यहाँ पे कि हर एक फैमिली मेम्बर आपकी बिजनेस में ही हाथ बटाए, कोई अलग भी रह सकता है, किसी को अलग जॉब करना है एंड सो ऑन, बट क्योंकि वो फैमिली मेम्बर है वो ऑटोमेटिकली को ओनर बन जाता, मीन्स ही कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ करता। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द करता। यहाँ पे गाइस जो फैमिली का मेन हेड जो है जिसे हम करता बोलते हैं, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। जैसे हमने देखा सोल प्रोप्राइटर में उसकी खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, सेम यहाँ पे करता की। नेक्स्ट, फेट एज अ गोइंग कंसर्न। वंस अगेन गाइस जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि आगे मालूम नहीं कि बिज़नेस चलेगा कि नहीं, या फिर वैसा ही रहेगा कि नहीं, वैसा ही सेम है फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिफाइन होता है कि ये HUF आगे वैसा ही चलेगा कि नहीं। क्योंकि रिसेंट डेज़ में हमने देखा कि कौन सी भी फैमिली रहो, उसके जो घर में रहने वाले लोग हैं गाइस, वो अपना अपना करियर इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो नहीं रहना चाहते फैमिली बिजनेस में, उनका अलग विजन रहता है। तो इस हिसाब से HUF बिज़नेस रन हो रहा है, मतलब आगे होगा कि नहीं ये हम बता नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म हमें मालूम है। पार्टनरशिप इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ बिजनेस,
कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप है। ओके, ओनर नहीं हो आप, को ओनर हो, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हुए हुए। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मीन्स कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है गाइस क्या, कि हम जो कुछ भी मिलके बिजनेस करेंगे उसमें से होने वाला प्रॉफिट हम बांट के लेंगे, वो भी एक सर्टन प्रोपोर्शन में। द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय सम ऑफ द पार्टनर्स कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। सबके लिए गाइस पार्टनर्स सब मिलके या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे भी अपने बिजनेस को कैरी करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। ओके, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज वेल एज सब मिलके भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ कॉल्ड डीड इज़ द इसेंस ऑफ पार्टनरशिप। गाइस, पार्टनरशिप डीड ये सबसे इम्पोर्टेंट कागज़ रहता है, उसी के ऊपर पूरा लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन पार्टनर है, कितने साल तक एटलीस्ट तुमको ये रन करना आप चाहते हो, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहने वाला है, कौन से राइट है आपके पास, एंड सो ऑन। इट में भी वर्बल और रिटर्न, यहाँ पे बोला तो है गाइस वर्बल और रिटर्न, बट याद रखना आपको मैक्सिमम चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए तो रिटर्न में ही लगती है। इट स्पेसिफाइज द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पर्सन इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, एग्जाम्पल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा। ये डीड में ही गाइस कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले हो, मीन्स कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसमें पैसा तो लगेगा, सो कौन सा पार्टनर कितना पैसा देने वाला है या प्री डिसाइडेड रहता है। ओके, ये डीड में लिखा हुआ रहता है। और प्रॉफिट शेयरिंग, कितना प्रॉफिट हमें शेयर करना है, मीन्स कौन से रेशो में शेयर करना है, वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। द डीड में बी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो पार्टनरशिप डीड है गाइज वो रजिस्टर्ड रहता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ईयर याद रखना है। आगे गाइज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें मेरिट देखते हैं। पहले तो एग्रीमेंट है। ओके, एग्रीमेंट में सारी की सारी चीज़ें लिखित स्वरूप में, अपना लिखित स्वरूप में क्लियर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें ओके क्रिस्टल क्लियर हो जाता है किसी भी चीज़ का अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया तो। सेकेंड, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जितना भी हुआ वो शेयर होता ही है, और वो शेयर भी किस हिसाब से होता है, पार्टनरशिप डीड में गाइस जिस रेशो में लिखा हुआ है तो उसी रेशो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हमें मालूम होता है अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें तो मिलना ही वाला। नेक्स्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड। ओके, यहाँ पे बाकी के 2 अगर देखा हमने क्या कि सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF, तो उस हिसाब से गाइस ये पार्टनरशिप फर्म जो है इसका दायरा बहुत वाइड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो सकता है। और आगे 2 और मोर पर्सन, एटलीस्ट 2 लोग तो भी यहाँ पे चाहिए हैं। ओके, उससे ज़्यादा भी रहे तभी भी चलेगा। बट इसकी लिमिटेशन क्या क्या है गाइस। नंबर 1, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि गाइस हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, अगर कोई पार्टनर सपोज पार्टनरशिप फॉर्म में सपोज 3 पार्टनर थे, ओके, उसमें से अगर कोई एक की भी डेथ हो जाती है ना, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो पूरा पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाए। सो वही पार्टनरशिप फर्म आगे सक्सीड होगा, उसका सक्सेशन किसी वो जो ओनरशिप थी किसी और को हैंड ओवर की जाएगी, हम ये नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, 2 और मोर पर्सन, 2 से ज़्यादा लोग हैं। देखो जैसे ही ऊपर हमने बोला ना कि ये एडवांटेज है, वैसे ही ये यहाँ पे लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतना ही डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है गाइस, जिसमें 10 लोग बैंकिंग सेक्टर में और 20 लोग अदर फर्म में चलते हैं पार्टनर्स बोल के। नेक्स्ट, फेट एज गोइंग कंसर्न, ये तो हर एक इसमें है कि ये पार्टनरशिप फर्म आगे कैसे बढ़ेगा। ओके, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। ये एम्पायर तो उन्होंने खड़ा सपोज कर दिया, बट उसे आगे कैसे रन किया जाए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते गाइस, दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ही एडवांस वर्जन हमने देखा था, वहाँ पे गाइस उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। यहाँ पे देखो लिमिटेड लाइबिलिटी है, नाम में ही लिखा हुआ है। देखते हैं, ड्राइंग ऑन इट्स नेम, LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वन वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज़ लिमिटेड। ओके, लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड रहती है। However, there is much more to this form. It has to be
मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009। गाइस इनको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 में इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर होना मैंडेटरी होता है, उसके सिवा ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिजनेस रन भी नहीं कर सकते। ओके, एलएलपी में इनको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी ही है, तो ये ईयर याद रखना, एलएलपी एक्ट 2009। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, द apex body of regulation of the company's form of business organization in India, oversees the governance of the LLP too। ठीक है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, कंपनी है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लानी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए गाइस MCA खुद इसके ऊपर नज़र रखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस विद द रेगुलेशन thus imposed, the LLP Act provides for designated partners. Upon incorporation, LLP becomes a separate entity and has an identity, name and identification number, as well as life of its own, much the same way as perpetual succession of the company। जिस प्रकार से गाइस कंपनी आगे रन होते होते जाएगी, उसी हिसाब से गाइस परपेचुअल सक्सेशन, ओके, पीपल में कम एंड गो बट कंपनी हैव टू सर्वाइव, रादर इट विल स्टे। ये परपेचुअल सक्सेशन का नॉर्मल सा लेमन डेफिनेशन है। ओके, वैसे ही गाइस एलएलपी का भी है, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है और इसको चलाने के लिए गाइस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, और ये गाइस इसका लाइफ भी आगे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन जैसे कंपनी को है वैसे ही एलएलपी को भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये इतने ऐसे ही डिज़ोल्व नहीं होगा जैसे पार्टनरशिप फॉर्म अपना हो रहा था। तो आइए देखते हैं इसके मेरिट। लिमिटेड लाइबिलिटी, नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड। गाइस इसको, ये जो पार्टनर्स है गाइस इस इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो होगी ही नहीं, बट अगर आपने फ्रॉड किया है तो आपका प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है। ओके, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन इज़ मैंडेटरी। गाइस आपने कोई भी चीज़ इनकॉर्पोरेट कर ले मीन्स कि आपने सारे के सारा लॉ को अबाइड करते हुए आपकी इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट की है। तो वो जो इनकॉर्पोरेशन है वो मैंडेटरी करने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि इसने लॉ फॉलो किया है, मीन्स सारी चीज़ें, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है उससे। नेक्स्ट, इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। गाइस ये लीगल एंटिटी है, ये टोटली सेपरेट है, मीन्स पार्टनर और आपकी लीगल एंटिटी, आप ये दोनों मर्ज नहीं कर सकते। मीन्स इसके थ्रू आप, इसके थ्रू तो समझ में आता है कि आपकी लाइबिलिटी डिफरेंट है आपके लीगल एंटिटी से। ओके, दोनों को भी अलग अलग रखा है एटलीस्ट एलएलपी में। नेक्स्ट, मिनिमम 2 एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। गाइस यहाँ पे मिनिमम 2 लोग तो भी चाहिए ही आपको अगर एलएलपी फॉर्म करना है तो, और मैक्सिमम उन्होंने नंबर ही नहीं बताया, अनलिमिटेड है। लिमिटेशन गाइस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, अगर आपको एलएलपी करना है तो ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड हो गई। मीन्स देखो, गवर्नमेंट जो सेक्टर है, गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स वगैरह है वो तो कंप्लायंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, बराबर है। मीन्स अगर कुछ एलएलपी में फ्रॉड हुआ, वो पार्टनर्स वगैरह ने कुछ झोल वगैरह किया, तो ऑब्वियसली लोग तो गवर्नमेंट को बोलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे गाइज उनके ऊपर क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलो या फिर लीगल कंप्लायंस बोलो, सारे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लाए हैं। तो आपको स्टैट्यूटरी मीन्स क्या, लॉ वाले, ओके, स्टैट्यूट मीन्स लॉ। तो लॉ ने जितने भी आपको कंप्लायंसेस, जितने भी आपको कंप्लायंस बोले वो आपको कंपलसरी कंप्लीट करना ही पड़ता है। और अगर आपको एलएलपी में काम करना है या फिर एलएलपी में आपको बिज़नेस रन करना है तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कंप्लीट करना है, बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, इसलिए लिमिटेशन है। नेक्स्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फ्यूचर प्रोविज़न ही नहीं रहती। ओके, क्योंकि एलएलपी है तो जितना प्रॉफिट हुआ तो तुरंत पूरे के पूरे लोगों में जितने पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो फ्यूचर प्रोविज़न के लिए रखेंगे क्या, अगर आपने डीड में नहीं लिखा है या फिर एलएलपी में नहीं स्ट्रेट किया था जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा था उसी टाइम गाइज अगर आपने नहीं किया है तो याद रखना फ्यूचर प्रोविज़न के लिए प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं हो, ये और एक उसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट गाइज, द लास्ट पॉइंट दैट इज़ कंपनी। कंपनी form of business organization is the flag bearer of corporate business। ओके, फ्लैग बेयरर गाइस सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी ही है अपने लिए। आपने कहो गाइस इंटर में जाने के बाद और फाइनल में भी
कंपनीज एक्ट है पूरा पढ़ने के लिए। ओके, फाइनल में तो पूरा का पूरा एक्ट दिया गया, आई थिंक इंटर में नहीं है, फाइनल में पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपको दिया है। समझ में आ रहा है? देखो, कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्लैग बेयर ऑफ द कॉर्पोरेट बिजनेस। कंपनी इंडीड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग एन existence independent of all its members. It exists in contemplation of law, has a distinct name, address, registered office and identification number. Guys, इसका अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, इसका अलग से नाम रहेगा, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब एड्रेस रहेगा मीन्स, और जितने भी लॉ में प्रोविजंस दिए हैं वो सारे के सारे इसे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ओके, ये गाइस ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये जो है कंपनी, ये सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट आपको दिया गया है। क्लियर है? आगे, द वर्ड कंपनी लिटरली इम्प्लाइज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। बराबर है ना, किसी को कंपनी देना मीन्स क्या, एसोसिएशन है ये, 2 लोग या फिर उससे भी ज़्यादा वगैरह लोग, तो लिटरली उसका मीनिंग भी वही है कंपनी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने स्टेट किया है। हाउएवर, as a legal artifact, there can be even a one-person company, OPC. In fact, the OPC has been the most recently introduced form of business organization in India by the Companies Act 2013. Guys, one person company, आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, वो भी 1 पर्सन। इसमें गाइज मेंबर एक रहेगा, मीन्स जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ना वो बंदा एक रहेगा। ठीक है, डायरेक्टर नहीं है गाइस, ये मेंबर है, मीन्स जो कोई भी क्या बोलते हैं कैपिटल देता है इंडस्ट्री को, वो वाला, दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी। ये लेटेस्ट वाला है 2013 में, OPC बोल के। नेक्स्ट, इट इज़ बीइंग हेल्ड एज अ लाइकली कैटलिस्ट इन अनलिशिंग द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इन इंडिया। रिकॉल दैट वी posited sole proprietorship as the classical hallmark of entrepreneurship. OPC is likely to be its corporate form. Guys, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पहला नंबर का फॉर्म देखा ना, उसी का कॉर्पोरेट वर्जन गाइज हम OPC को कह सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी को उसका कॉर्पोरेट फॉर्म कह सकते हैं। इन एडिशन, द कंपनीज एक्ट 2013 also provides for the incorporation of small company in acknowledgement of the role of small-scale enterprises in India. Interestingly, the Act also provides for the incorporation of dormant company that may be created for future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. अभी इन एडिशन गाइस कंपनीज एक्ट 2013 ने हमारे लिए क्या दिया, तो एक नई कंसेप्ट स्मॉल कंपनी जिसका शेयर कैपिटल वगैरह लिमिटेड रहता है, इन सारी चीज़ें, तो या फिर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को इंडिया में किस प्रकार से बूस्ट करना है उसके लिए स्मॉल कंपनी लाए। या फिर डोरमेंट कंपनी, ये डोरमेंट कंपनी क्या है गाइस, ये सर्टेन पीरियड तक अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में कुछ रन नहीं करना है, बट आपको आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क हो गया या फिर क्या बोलता है उसे पेटेंट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रिजर्व करके रखनी है तो याद रखना आपको आपकी कंपनी रन ना करते हुए भी आप एक स्टेटस लेके बैठ सकते हो, दैट इज़ डोरमेंट कंपनी। अगर आपकी कंपनी का स्टेटस मिलेगा डोरमेंट कंपनी, तो आपकी कंपनी तो वैसे के वैसे रहेगी, मीन्स शटडाउन नहीं होगी, और आपका स्टेटस कंपनी का भी वैसे ही रहेगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, और ये कंपनीज एक्ट आपके लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आगे जाके। ओके, तो आइए गाइस इसके फीचर्स देखते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं गाइस? अगर प्राइवेट कंपनी हो तो, हाँ, प्राइवेट और पब्लिक 2 अलग अलग दिख रहे हैं। मिनिमम मेंबर्स यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने हैं गाइस? 7। अगर पब्लिक है तो 7, प्राइवेट है तो 2। ओके, 2 और 7 ये रहेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है ना गाइस, तो देखो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 200 है, और अगर पब्लिक है तो यहाँ पे लिमिट ही नहीं है। समझे क्या? मीन्स कितने भी लोग उसमें शेयर होल्डिंग रख सकते हैं, कितने भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, मेंबर्स मतलब कौन गाइस? जो बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, मीन्स कंपनी के शेयर परचेस करेगा, और वो जो उनका शेयर रजिस्टर रहता है ना, उसके ऊपर उसका नाम आ जाएगा, वो कंपनी का मेंबर रहता है। ओके, देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स
ऑब्वियसली अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहने ही वाला है, जो शेयर्स का ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे। बट पब्लिक कंपनी में देखो, द शेयर मे बी फ्रीली ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज वाया लिस्टिंग। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज थ्रू गाइज इसका परचेस और सेल चलते ही रहता। गाइज प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स की संख्या कितनी है, तो वो है गाइज 2, और पब्लिक कंपनी में कितनी है गाइज, वही 3। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कमिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ऑडिट कमिटी, CSR कमिटी, स्टेक होल्डर्स कमिटी एंड द नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी। गाइज अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो आपको ये सारे बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके, कौन से ऑडिट कमेटी हो गया, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलग कमेटी रहती है, स्टेक होल्डर्स कमेटी रहती है, या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये अलग अलग आपको सीलों में पढ़ने को मिलेगा आगे जाके। ये कमिटीज़ होती है जो फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पब्लिक कंपनी को। ओके, तो देखो, दीज कमिटीज़ आर टू बी मैंडेटरीली कॉन्स्टिट्यूटेड। बराबर है ना भाई, अगर लोगों ने फ्रीली पैसा हर रोज़ के हर रोज़ लोग शेयर परचेस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये सारी कमिटीज़ गाइस पब्लिक कंपनी में बनाना मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है? तो गाइस इस प्रकार से अपना BCK का जो इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म होता है। तो चलिए आइए, आज हमने क्या क्या देखा। पहले तो हमने गाइस बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसके जो डिफरेंसेस थे वो देख लिए। उसके बाद गाइस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस में अलग अलग पॉइंट, जो कि इंटरडिपेंडेंस हो गया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो गया, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया, प्राइमेसी ऑफ कस्टमर हो गया, परफॉर्मेंस इन द इज़ द प्रीकसर टू प्रॉफिट्स हो गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देख लिए गाइस। नेक्स्ट उससे रिलेवेंट और ऑब्जेक्टिव्स गाइस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हमने एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स देखे। नेक्स्ट गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखे रिगार्डिंग बिजनेस। नेक्स्ट हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में गाइस नंबर 1 देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, बराबर है, उसका पूरा ब्रीफ में हमने इंफॉर्मेशन लिया। उसके बाद उसका मेरिट और लिमिटेशन देखे। उसके बाद हमने सेकेंड देखा गाइस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बराबर है, उसके क्या क्या अलग पॉइंट्स है उसका इंट्रोडक्शन देखा, और उससे रिलेटेड गाइस मेरिट और लिमिटेशन भी देखे। नेक्स्ट हमने देखा गाइस पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डीड बनता है उसके थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म गाइस, उसके बारे में हमने देखा, उसके भी हमने मेरिट और लिमिटेशन देखे। नेक्स्ट गाइस हमने LLP देखा, बराबर है, जो कि 2009 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका पूरा का पूरा अफेयर गाइस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है, ये हमने देखा, और उसके भी हमने मेरिट और लिमिटेशंस देखे। और लास्ट फॉर्म गाइस हमने देखा कंपनी के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स, उसमें भी इम्पोर्टेंट वाला OPC, जो कि अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का मॉडर्न फॉर्म जिसे कहा गया, ये लेटेस्ट वाला है, 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो गाइस उसके बारे में हमने देखा, और उसके भी अलग अलग फीचर्स हमने देखे कि उसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ऐसे 2 फैक्टर्स में किस प्रकार से वो बढ़ता है। क्लियर है गाइस? तो होप सो सब लोग देखिए, ये चैप्टर रीड मीन्स लेक्चर अटेंड करना हो गया। उसके बाद गाइस मॉड्यूल भी देखना है, उसकी समरी एक बार देख लेना है, और उसके बाद अपना असाइनमेंट चालू हो जाएगा गाइस। अराउंड एक 50 क्वेश्चन MCQ आपको दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज़ अपडेटेड रहना, और डे टू डेली बेसिस पे गाइस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट चैप्टर अपना तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया है इस कोरोना पैंडेमिक में। गाइस हेल्दी रहिएगा, और मेरा सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ डे टू डे बेसिस पे जितना हो सके उतना गर्म पानी कंज्यूम कीजिएगा। एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है अपनी बॉडी के लिए। ठीक है?